आज हम डिस्कस कर रहे हैं मिलियन माइंड प्रैक्टिस सेट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 81। इससे पहले हम 80 क्वेश्चंस डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व कर चुके हैं एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 81 इज़ इन 1891 ऑस्कर वाइल्ड साइटेड द फॉलोइंग poem as an example of deleterious influence of nature in Wordsworth poetry। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोम? तो ऑस्कर वाइल्ड ने 1891 में विलियम वर्ड्सवर्थ की किसी पोम को क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि ये डिलीटीरियस हानिकारक इन्फ्लुएंस है नेचर का। तो ऐसा कौन सी पोम है जिसके लिए ऐसा कहा गया था? तो यस, बात है 1891 की। ऑस्कर वाइल्ड का एक ऐसे है द डिके ऑफ लाइंग। द डिके ऑफ लाइंग में वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने इस ऐसे के थ्रू उनकी पोम पीटर बेल को। तो आंसर हमारा यहाँ पर पीटर बेल है। पीटर बेल एक नरेटिव पोम है जो लिखी गई थी 1798 में। उस वक्त की बात जब उन्होंने लिरिकल बल्लड पब्लिश कराए। पीटर बेल पोम को भी वो लिरिकल बल्लड्स में रखना चाहते थे बट वो लिरिकल बल्लड्स का पार्ट नहीं बन सकी। बट फिर ये पब्लिश होती है 1819 में। तो लिखी गई थी 1798 में और इसको पब्लिश कराया गया 1819 में। तो ये क्या है, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था इसके टेडियस फोकस के लिए। टेडियस फोकस ऑन द कॉमन प्लेस डिटेल ऑफ रूरल लाइफ, जो रूरल लाइफ की डिटेल है उसके लिए। और पीटर बेल पोम में जो पीटर बेल है वो एक बड़ा ही कोल्ड और हार्टलेस मैन दिखाया गया है जो एक पैडलर की तरह अर्न करता है। तो ये डिस्क्रिप्शन रहा इसका। यहाँ ऑस्कर वाइल्ड अपने एक ऐसे द डिके ऑफ लाइंग में क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं पीटर बेल पोम को। और पीटर बेल पोम एक नरेटिव पोम है, ये हमें याद रखना है, ठीक है, जिसको पब्लिश किया गया था 1819 में। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंक्चुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर पंक्चुएशन से एक क्वेश्चन आ गया है और पंक्चुएशन में इन ऑप्शंस में ज़्यादा कुछ हमारे पास खास नहीं है, हमारे पास सिर्फ कॉमा और फुल स्टॉप है, ठीक है। तो हमारा पहले सेंटेंस क्या है ये हम देख लेते हैं। द सेंटेंस इज सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। तो इसको हमें करना है, पंक्चुएशन मार्क्स यहाँ देखने हैं। तो पहला ऑप्शन है कि सम आर बॉर्न ग्रेट, यहाँ कॉमा दिया हुआ है, सम अचीव ग्रेटनेस, फिर यहाँ कॉमा दिया हुआ है, एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। तो 2 कॉमा और यहाँ फुल स्टॉप। ये मुझे लग रहा है कि एक पॉज यहाँ दिखाई देता है ना, क्योंकि एक वर्ब हमारी ये हो गई, एक वर्ब ये हो गई, यहाँ पर भी है, तो एक फ्रेज़ की तरह इनको यूज़ किया गया है। सेकंड ऑप्शन देखें तो यहाँ पर कोई भी कॉमा यहाँ नहीं दिया गया है और एक फ्लो के साथ ये चल रहा है, जबकि फ्लो नहीं, हाँ फ्लो यहाँ टूटता है, सम आर बॉर्न ग्रेट, यहाँ कॉमा होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सी देखते हैं हम, तो यहाँ पे ये सेमी कोलन दिया गया है जिसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है और फोर्थ में यहाँ फुल स्टॉप दिया गया है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो सम आर born great, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them। आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 83 is he ordered the dinner when he had finished his work। ठीक है, तो हमें ऑर्डर के बाद प्रपोजिशन यहाँ पे फिल करना है। क्या प्रपोजिशन होगा? ऑप्शन ए नो प्रपोजिशन इज़ नीडेड, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी ऑफ या फिर अबाउट। तो विच प्रपोजिशन इज सुटेबल हेयर? ही ऑर्डर्ड, ठीक है, तो ऑर्डर क्या किया उसने? डिनर ऑर्डर किया। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इस वर्ब के बाद इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा, इसीलिए यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन नीडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल ही ऑर्डर्ड डिनर, ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर किया, उसने डिनर को ऑर्डर किया।
देखो फ्लो में बड़ा अच्छा सेंटेंस मेरे मुंह से निकल गया, ही ऑर्डर्ड मी, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कुछ वर्ड्स हमारे, कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होती हैं जहाँ जिसके साथ प्रपोजिशन आता है और नहीं भी आता है। तो उसी तरह से ये वर्ड हमारा ऑर्डर है। ही ऑर्डर्ड वॉट, ही ऑर्डर डिनर। बट अगर मैं ऐसे बोलूँ ही ऑर्डर्ड मी, तो उसने मुझे ऑर्डर नहीं किया, ही ऑर्डर टू मी। ठीक है, ही ऑर्डर टू मी। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से एक वर्ड है सजेस्ट, ही सजेस्ट द आंसर, ही सजेस्ट दिस आंसर। ठीक है, उसने सजेस्ट किया, इस आंसर को सजेस्ट किया। ठीक है, करेक्ट है, यहाँ कोई प्रपोजिशन का नीड नहीं है। बट इसी बात को कहना हो ही सजेस्ट मी, तो ही सजेस्ट मी ना होकर ही सजेस्ट टू मी, हमें यहाँ पर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ प्रपोजिशन लगाना होगा। तो यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन का नीड नहीं है, नो प्रपोजिशन इज़ नीडेड हियर, ही ऑर्डर्ड द डिनर। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई वंडर इफ़ आई शैल गेट डैश माई हिस्ट्री एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, गेट के साथ कौन सा प्रपोजिशन हमें यहाँ फिल करना है। सो प्रपोजिशन एट, इन, थ्रो और नो प्रपोजिशन। सो ही गेट एट की बात करें तो गेट एट का मतलब होता है रीच और गेन एक्सेस ऑफ समथिंग, या तो कहीं पहुंचना या फिर किसी चीज़ का एक्सेस लेना। फॉर एग्जांपल कि इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट एट दिस स्क्रूज। ठीक है, एंड अगर हम बात करें गेट इन की, तो गेट इन मीन्स टू रीच अ प्लेस, किसी प्लेस पर पहुंचा। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाइम डज योर ट्रेन गेट इन। ठीक है, जबकि हम गेट थ्रो की बात करें तो गेट थ्रो का मतलब टू यूज़ और फिनिश अ सप्लाई ऑफ समथिंग, किसी सप्लाई को यूज़ करना या फिर उसको फिनिश करना, पूरी तरह से किसी चीज़ का उपयोग कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव गॉट थ्रो ऑल द मिल्क। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो हमारा है गेट थ्रो। ठीक है, तो आई वंडर इफ़ आई शैल गेट थ्रो माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन, कि भाई मुझे आश्चर्य है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा हिस्ट्री एग्जामिनेशन तक या फिर नहीं, मतलब उसमें सफल हो पाऊँगा या भी नहीं। तो एक मीनिंग ये भी होता है टू गेट टू द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट टाइम, कि कोई हार्ड सिचुएशन है उसके अंत तक पहुंचना। फॉर एग्जांपल, इट इज़ हार्ड बट वी विल गेट थ्रू इट, क्योंकि ये बहुत हार्ड टाइम चल रहा है पर हम इसको पार कर लेंगे। ठीक है, सो आई वंडर इफ़ आई शैल गेट थ्रू माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन, कि मैं अपनी हिस्ट्री एग्जामिनेशन को पास कर पाऊँगा या फिर नहीं। तो यहाँ यूज़ होगा गेट थ्रू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रपोजिशन से है कि द मनी मस्ट बी डील्ड, डील की सेकेंड फॉर्म, डील की थर्ड फॉर्म डील्ड, एंड फेयरली एंड जस्टली। तो द मनी मस्ट बी डील इन, या फिर डील विद, या फिर डील आउट, डील ऑफ, या फिर डील आउट। तो ये चारों ही डील के साथ यूज़ किए जा सकते हैं, बट इनके मीनिंग अलग अलग हो जाएंगे। डील इन की बात करें तो डील इन का मतलब हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, तो उसमें हम डील इन का यूज़ करते हैं। जबकि डील विद की बात करें तो डील विद का मतलब टू हैंडल करना, मैनेज करना, या फिर किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक्शन लेना, डील विद द प्रॉब्लम। डील ऑफ की बात करें तो डील ऑफ का मतलब है कि कैंसिल करना, या फिर कोई एग्रीमेंट है उसे रिवोक करना। और डील आउट की बात है तो डील आउट डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर शेयर करना किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे द मनी मस्ट बी डील फेयरली एंड जस्टली, कि जो मनी है, जो रुपया है, उसको कैसे फेयरली और जस्टली क्या करना चाहिए हमें, तो डील आउट। यहाँ पर हम ऑप्शन डील आउट, जिसका मतलब है टू डिस्ट्रीब्यूट और शेयर समथिंग। जो मनी है भाई फेयरली और जस्टली, न्याय के साथ, फेयर के साथ, साफ-सुथरी तरह से सब में बंटनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिज कमेंट्स वर ऑलमोस्ट इररिलेवेंट द टॉपिक ऑफ द इवनिंग। तो कमेंट वॉल ऑलमोस्ट इररिलेवेंट फॉर, या फिर इररिलेवेंट टू, या इररिलेवेंट ऑन, या फिर इररिलेवेंट अबाउट।
इसकी हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा इररिलीवेंट के साथ हमें ना तो फॉर यूज़ करना है, ना ऑन, ना अबाउट, इररिलीवेंट टू द टॉपिक। तो टू हमारा इररिलीवेंट के लिए प्रपोजिशन यूज़ होता है फिक्स प्रपोजिशन के रूप में। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द ऑप्शन विच गिव इन द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। तो ईडियम फ्रेज से आया है और ईडियम है टू वेदर द स्टॉर्म, है ना, टू वेदर द स्टॉर्म। तो इसका क्या मीनिंग है, टू विद स्टैंड हैवी रेन्स, या टू सर्वाइव अ क्राइसिस, क्रिएट अ क्राइसिस, या फिर टू फॉल अ प्रे। तो टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स क्या करना, तो टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स टू सर्वाइव अ क्राइसिस। यहाँ हमारा जो है आंसर सही होगा। तो टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स टू सक्सेसफुली एंड्योर, मतलब बड़ी सफल तरीके से सहन करना, या गेट थ्रू मीन्स उसके गुजरना, उससे पार निकलना आ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो गेट थ्रू की बात अभी हमने जस्ट अभी भी अब की गई थी, गेट थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है टू रेस्ट ऑन वंस ल्योरेल्स, टू रेस्ट ऑन वंस ल्योरेल्स। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम, टू डिपेंड ऑन वंस डेस्टिनी, है ना, या फिर टू बिकम अ रेस्टलेस पर्सन, या टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, या फिर टू क्रेव फॉर अनड्यू पॉपुलरिटी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा टू रेस्ट अप ऑन वंस ल्योर, इसका मतलब टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, ठीक है। टू बी सेटिस्फाइड विद पास्ट सक्सेस, तो इसका मीनिंग होगा टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, और इसका मीनिंग भी यही है कि जो हमारी पास्ट सक्सेस है उससे हम सेटिस्फाई हो जाएं, या फिर कोई एक्टिव लाइफ है तो उससे हम रिटायर हो जाएं, जो अपने ल्योरेल्स हमने किए हैं उसको अब हम रेस्ट करें। नेक्स्ट है टू कम अक्रॉस। तो व्हाट इज़ द मीनिंग टू कम अक्रॉस, टू चैलेंज समवन, या टू पास अ ब्रिज, या टू मीट विद, या फिर टू अपीयर आउट ऑफ अ बिलीव। तो इसका मतलब है टू मीट विद, अचानक से मिल जाना। टू कम अक्रॉस मीन्स टू मीट विद सडनली। नेक्स्ट है आई एम डन फॉर मीन्स। तो डन फॉर का मीनिंग क्या होता है, डन फॉर मीन्स सक्सेसफुली, वेरी एक्साइटेड, हैप्पी, या फिर रूइंड। तो रूइंड इसका मीनिंग है आई एम डन फॉर, इट मीन्स आई एम रूइंड। सो हेयर वी हैव डिस्कस्ड 10 क्वेश्चंस. I hope it will help you a lot. Thanks for watching it. Thank you.